नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल, स्वस्थ और मस्त हो। बढ़िया सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे बाल विकास के एक प्रैक्टिस सेट की, जिसमें लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसी शिक्षक भर्ती हो जहाँ से बाल मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। प्रश्नों का लेवल थोड़ा टफ है डियर, तो शिद्दत से वीडियो को अंत तक समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बालक के विकास को घटित जो घटक है वो प्रेरित नहीं करता, क्या वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय या बड़ा भवन? तो आपको बता दें, जो बालक का विकास है डियर, वो वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया से ही तो चलता है। ये तो सही है दोनों। और बिना विद्यालय के आप जो है बालक के विकास को कैसे जो है फलीभूत कर पाएंगे डियर? तो ए और बी तीनों सही हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है बड़ा भवन, ये कोई निर्धारण तत्व तो नहीं है, क्योंकि भवन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बालक के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, बस वही बहुत है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड ने कहा था, स्किनर के अनुसार, वाटसन या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में जो बालक के प्रेम की भावना है वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, ये कहे थे सिगमंड फ्रायड। ए ऑप्शन एकदम सही है। सिगमंड फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणवाद के भी जनक हैं, और इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और ये लिबिडो के भी जनक माने जाते हैं डियर। इन्होंने सबसे अच्छा जो मन बताया है वो अचेतन मन को बताया है। वो बताए हैं अचेतन मन 90% करेक्ट होता है डियर। और इन्होंने अचेतन मन की जो तुलना है वो जल में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े से की थी डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, संचय की प्रवृत्ति या मानसिक विकास? तो किशोरावस्था में संवेगों का अधिक तो बिल्कुल होता है डियर। कल्पना तो आप जानते ही हैं शीर्ष पर होता है उस समय युवा। संचय की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन मानसिक विकास ये किशोरावस्था का नहीं होता डियर। ये तो मानसिक विकास तो बाल्यावस्था तक में ही बालक का लगभग पूर्ण हो जाता है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से सभी? तो लिखा है कि किस कठिन काल किस अवस्था को माना गया है, तो वो किशोरावस्था को माना गया है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगर पूछ ले कि कठिन काल किसने कहा है, तो आप मानेंगे योजनावाद के जनक किलपैट्रिक का नाम। लेकिन अगर पूछ ले कि बालक को जो संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा था, तो आप स्टैनले हॉल का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। ये प्रश्न आप शिद्दत से देखिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। अगले प्रश्न कह रहा है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 9 से 11 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक या 12 से 19 वर्ष तक? तो आपको पता है बाल्यकाल जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक ही होता है डियर। तो 9 से जो 11 वर्ष ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। कहीं कहीं 9 से 12 भी मिल जाता है डियर। तो उत्तर बाल्यकाल यही होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अनुकरण की प्रवृत्ति या संचय की प्रवृत्ति? तो बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है डियर वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है, जबकि बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है डियर, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आ जाता है। यानी कि वो समाज से घुलना मिलने लग जाता है और अपनी बातों को समाज में जो है संप्रेषित करने लग जाता है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है बाल्यावस्था में। अब ये व्यक्तित्व जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी की बात किसने की थी, तो आप बताएंगे कि कार्ल युंग नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या किशोरावस्था में? तो संवेगात्मक विकास में जो तीव्र परिवर्तन होता है डियर वो किशोरावस्था में ही होता है, क्योंकि संवेग इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं किशोरावस्था में कि बालक की जो माइंड है, जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यक्तित्व है, उसमें उथल पुथल मचा देते हैं डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक श्रेष्ठता या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो व्यक्ति में पाई जाती है डियर वो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया के ही कारण पाई जाती है। अब बात आई है व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो बता दें सबसे पहले
व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन, जो कि सुजनन मनोविज्ञान के भी जनक माने जाते हैं डियर। याद कर लीजिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति दो बराबर जो व्यक्ति होते हैं चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हुए हों बच्चे, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर पाई जाएगी, एकदम सेम नहीं हो सकते डियर। चाहे रुचि में भिन्नता हो, देखने में, रंग, आकार, आकृति किसी भी में, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता जरूर पाई जाएगी डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है, गणितीय कहानी से, गणितीय कविता से, गणितीय आकृतियों के निर्माण से, या सभी। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं डियर, ये केबीएस में पूछा गया है। अब आप देखिए प्रश्न का लेवल। आप यहाँ उपरोक्त सभी की ओर सोच रहे होंगे, जो कि गलत है डियर, क्योंकि गणित को हम कहानी के माध्यम से थोड़ी समझा पाएंगे। गणित कोई कविता से समझाने की चीज़ नहीं है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गणित केवल आकृतियों के निर्माण से ही समझा सकते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक बालक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करता है, उसका इस मूल में क्या समाहित है? सृजनात्मकता, कौशल, कल्पना, या इनमें से कोई नहीं। तब आप कोई चीज़ को देखकर बनाते हैं तो डियर, तो आप क्या कर रहे हैं? क्रिएटिविटी, कौशल का जो है कहीं ना कहीं आप जो है उसको पोषित कर रहे हैं, तो ये सृजनात्मकता की ओर इंगित कर रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना किस पर निर्भर करता है? नैतिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, मूल्यों के विकास पर, या सृजनात्मकता के विकास पर? तो जब बालक जो है राजा, चोर, सिपाही की भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो क्रिएटिविटी ही तो दिखा रहा है डियर, तो सृजनात्मकता के विकास पर ही निर्भर करेगा। तो इसका सही ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण कराना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि कविता में निहित होती है क्या? कला निहित होती है, सौंदर्य निहित होता है, अनुभव निहित होती है, या ये सभी? ये भी प्रश्न जो है एनवीएस में पूछा गया है डियर। प्रश्न का लेवल टफ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन आप शिद्दत से वीडियो को समझिए। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण कराना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि कविता में क्या निहित होता है? कविता में कोई कला नहीं निहित होती डियर, कि आप उपरोक्त सभी मार दें। कला कविता में नहीं होती डियर। अनुभव भी कोई कविता की चीज़ नहीं है डियर। कविता में केवल सौंदर्यात्मकता का वर्णन किया जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल अधिगम से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, एवं अभी दोनों, या सामान्य रूप से? तो जो सौंदर्यात्मक विकास से मूल अधिगम से संबंधित है डियर, वो प्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है सी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? सौंदर्य पक्ष, भाव पक्ष, ए बी व दोनों, या नैतिक पक्ष? तो संगीत और लोकगीत, इसमें सौंदर्य पक्ष भी होता है और भाव पक्ष भी होता है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए और बी दोनों है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? शारीरिक विकास की, नैतिक विकास की, मानसिक विकास की, या सौंदर्यात्मक विकास की? तो प्राकृतिक संसाधन लिखा है तो आप समझ गए कि ये सौंदर्यात्मक विकास की बात कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हम उसी को कहते हैं जब आप प्रकृति की चीज़ों में सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, जलवायु इत्यादि को डायरेक्टली देखते हैं तो कैसे देख पाएंगे? सौंदर्यात्मक विकास से ही तो देख पाएंगे डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? जब आप कोई चीज़ पर्टिकुलर सीख रहे हैं डियर, मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट का देने जा रहे हैं, तो जब आप पहले शुरू में पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, जब आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे होते हैं डियर, तो आप जब शुरू में सीखेंगे तो कैसे सीखते हैं? आप तीव्र गति से सीखते हैं डियर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंतिम अवस्था में क्या तेज होगी या तीव्र होगी, धीमी होगी या निश्चित नहीं है। जब जब आप लास्ट की स्टेज में जाएंगे सीखते हुए तो आपकी जो गति है सीखने की वो धीमी हो जाएगी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखना प्रारंभ होता है अनुभव से, ज्ञान से, रुचि से, जिज्ञासा से। तो आप ये बताइए, आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप भी आगे चल के एक एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो जब आप तभी एजुकेटर बन पाएंगे जब आपके अंदर ये क्या होगी? जिज्ञासा होगी सीखने की डियर। तो आप सीखना प्रारंभ कहाँ से होगा? जिज्ञासा से। तो इसका जो डी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है,
माता पिता से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, शिक्षकों से। प्रश्न ये भी टाइट है डियर, आराम से समझिएगा प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है सीखने की क्रिया संपादित होती है डियर, यानी कि पूर्ण होती है, शुरू नहीं होती। अगर यहाँ लिखता होता कि सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब आप माता पिता से तो मार देते डियर, क्योंकि बालक सबसे पहले माता पिता से ही सीखता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, यानी कि पूर्ण होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होती है शिक्षकों से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है डियर। प्रश्नों का लेवल थोड़ा टाइट है, लेकिन प्रश्न बहुत उम्दा है डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्राणी के व्यवहारों को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियां हैं, तो वो क्या होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरक होती हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। प्रेरणा की प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में क्रियाशील नहीं हो सकती? उत्साहवर्धक, अभिप्रेरक, आवश्यकता या दंड। तो बता दें डियर, प्रेरणा की प्रक्रिया तब तक सही वे में, पॉजिटिव वे में नहीं आएगी जब तक आप जो है उस चीज़ के लिए बालक को अभिप्रेरित नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप टीईटी पास कराना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो जब आप उसे अभिप्रेरित करेंगे कि बेटा आप जब टेट पास करोगे इतनी मेहनत करके, तभी तो आप टीचर बन पाएंगे प्राइमरी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो डियर आप क्या कर रहे हैं? अभिप्रेरित हो तो कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा की क्रिया तभी प्रतिपादित सही तरीके से क्रियाशील हो पाएगी जब आप उसे अभिप्रेरित करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डियर वो बी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्नों का लेवल भी अच्छा लगा होगा डियर। तो आप चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब ठोकें और वीडियो को दमदारी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी साथी संगातियों को ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि नए सब्सक्राइबर जुड़े और हम आपसे जल्द ही लाइव क्लासों में रूबरू हो सके डियर। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।